2010 में शुरू हुई अरब स्प्रिंग की लहर में भी जब सीरिया में असद सरकार को नहीं गिराया जा सका तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने असद विरोधी गुटों के लिए अपने खजाने के मुंह खोलते हुए भारी हथियार और दुनिया भर से वहाबी आतंकियों को जमा कर करके सीरिया भेजा और इस देश को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। इस काम में एक अरब देश सबसे आगे था। वहीं इसी लहर में जब यमन में अली अब्दुल्ला सालेह को सत्ता गंवानी पड़ी और 2014 तक उनके जानशीन को भी देश छोड़कर भागना पड़ा तो यही देश जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए अपनी सेना लेकर पहुंच गया। विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे अरब जगत को लेकर सऊदी अरब के पल पल बदलते रुख और इन देशों के साथ उसके संभावित समझौतों के बारे में। अरब देशों के आंतरिक मुद्दों में दखल देना हो या सीरिया और यमन को युद्ध की आग में झुलसाना, सऊदी अरब ने मुस्लिम देशों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हालिया कुछ महीनों में सऊदी अरब की विदेश नीति पर ध्यान दे तो बदलाव एकदम साफ नजर आएगा। सऊदी अरब पहले जिन सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाता हुआ नजर आता था, अब उन्हीं सरकारों से अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। सीरिया मुद्दे पर सऊदी अरब की कोशिश ये थी कि बशार असद सरकार को दुनिया से अलग थलग कर दे और आखिर में उसे इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंके। अब सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने सीरिया को लेकर सऊदी अरब के रुख में आए बदलाव के सवाल पर कहा कि बशार असद को अलग थलग करने का जमाना गुजर गया। पिछले एक दशक में सऊदी अरब ने दो देशों के सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए खरबों डॉलर खर्च किए। एक सीरिया में बशार असद सरकार, दूसरे अपने ही पड़ोस में यमन, जिसका एक बड़ा भाग अब लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह के समर्थन वाली सरकार के अधीन है। शायद अगले कुछ महीनों में ही सऊदी अरब अपनी हार का इकरार कर ले, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहता है और अपने रुख में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने दूसरे अरब पड़ोसी देशों की ही तरह अरब जगत के मुद्दों को अपने लिए आफत और मुश्किलों का कारण मानता है, जो सिर्फ झुंझलाहट और थकान का कारण है। सऊदी अरब बशार असद सरकार का कट्टर और सफ़े अव्वल का मुखालिफ है। आले सऊद ने दमिश्क विरोधी आतंकियों के लिए जमकर गोला बारूद और पैसा भेजा, लेकिन सऊदी अरब को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। अरब देशों की दौलत और पश्चिमी देशों का पैसा, तकनीक और हथियार सीरिया में ईरान और फिर रूस की ओर से किए गए संघर्ष और भारी निवेश का मुकाबला नहीं कर सके। आले सऊद की सीरिया से दुश्मनी का आलम यह था कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में दमिश्क की जीत के बाद भी सऊदी अरब और कतर ने सीरिया को अरब लीग में आने का रास्ता नहीं दिया और इस देश की अरब लीग में वापसी का विरोध करते रहे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि बशार असद को सत्ता से बेदखल करने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। हम सबके पास नीतियां हैं, प्लान हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की कोई रणनीति नहीं। हमारे पास अपने लॉन्ग टर्म्स मकसद को हासिल करने का कोई भी रास्ता नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मार्च में सऊदी अरब में होने वाली अरब लीग की बैठक में दमिश्क की वापसी हो सकती है, जो सऊदी अरब और सीरिया के सुधरते रिश्तों का नतीजा है। रही बात कतर और सीरिया के रिश्तों की, तो कतर अर्दोगान के एक इशारे के इंतजार में है। जैसे ही अर्दोगान की ओर से हरी झंडी मिलती है, तुर्की के साथ साथ कतर के रिश्ते भी दमिश्क के साथ बहाल हो जाएंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सऊदी अरब की कुछ शर्तें हैं, मसलन यही कि सीरिया अपने सहयोगी ईरान से फासला बना ले, प्रैक्टिकली न सही बयानबाजी या सहमति जताने की हद तक ही सही वो ईरान से फासला बनाकर रखे। बशार असद से बढ़ती नज़दीकी तो कुछ भी नहीं, आले सऊद के रुख में उससे ज़्यादा बदलाव तो यमन संकट को लेकर देखने को मिल रहा है। 2011 में तत्कालीन शासक अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ इनकलाब के बाद से ही ये मुल्क संकट का सामना कर रहा है। अली अब्दुल्ला सालेह के बाद यमन की सत्ता संभालने वाले अब्द रब मंसूर हादी देश को संभालने में नाकाम रहे। देश में संकट बढ़ा तो हौसी मूवमेंट ने सना और हुदैदा को अपने कब्जे में ले लिया और 2015 में अदन का रुख किया तो मंसूर हादी सऊदी अरब भाग खड़े हुए, जिसके बाद सऊदी अरब को इस देश में अपनी मनमर्जी करने का मौका मिल गया। 8 साल से यमन के खिलाफ मानवता को शर्मसार करने वाले तमाम तरह के युद्ध अपराध करने के बाद भी सऊदी अरब को अपने किसी मकसद में कामयाबी नहीं मिली। हाँ, यमन के 19 मिलियन से ज़्यादा लोगों को जिंदा रहने के लिए खाद्य सहायता की ज़रूरत है और देश की 3/4 जनता गरीबी रेखा से नीचे। सऊदी अरब को भी इस युद्ध की
की भारी कीमत चुकानी पड़ी। सऊदी अरब ने इस जंग पर अरबों डॉलर खर्च किए। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जब जब यमन जंग तेज हुई, ये खर्च हर हफ्ते $1 अरब तक पहुंच गया। सऊदी अरब किसी भी तरह इस युद्ध की दलदल से निकलने की फिराक में है। कोई ऐसा समझौता जिसके बाद सऊदी अरब यमन से अपनी सेना को वापस बुला सके। हालांकि इस समझौते का मतलब ये नहीं कि यमन की खाना जंगी खत्म हो जाएगी या अंसारुल्लाह सत्ता से हट जाएंगे, लेकिन इतना तो होगा कि यमन सऊदी अरब में मिसाइल या ड्रोन हमले नहीं करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि माह मुबारक रमज़ान के आते आते मक्का या उसके आसपास ऐसे किसी समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। खाड़ी के अरब देशों के राजनयिकों से उनकी ताज़ा विदेश नीतियों के बारे में सवाल करें तो आप जानेंगे कि वो अरब जगत के मुद्दों से थक गए, वो हताश हो गए और इन मामलों से ऊब गए हैं। अब उनका सारा जोर विकासशील देशों से रिश्ते बढ़ाने, मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने पर है। आले सऊद लेबनान में जारी गतिरोध और करप्शन के कारण अब इस देश में मौजूद अपने एजेंटों को आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं। वो अब मिस्र में भी अस्सीसी को ज्यादा माली मदद देने से बच रहे हैं। सीरिया से रिश्ते बहाल करना या यमन जंग से पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि आले सऊद, जिन्होंने इन देशों को उजाड़ने में खुलकर शैतानत की, अब इन देशों को फिर से आबाद करने में मदद करेंगे, बल्कि सऊदी अरब में अब सऊदी फर्स्ट की भावना जाग रही है। वो देश की अंदरूनी चुनौतियों से निपटने पर जोर देना चाहते हैं और देश के बाहर खासकर हारी हुई जंग में बाजी लगाने को तैयार नहीं। हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुस्लिम देशों से जुड़ी ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।